हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, हम हर दिन सुबह करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज है 10 जून और 10 जून की जो करंट अफेयर्स है वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मैं डेली आपको बताता हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इसे आसानी से ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ साथ में ज्ञानकोश नाम से ही आपका ऐप बनवा रखा है जहां से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सके। हमारी हिंदी की क्लासेस चलती है, हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती हैं, उसका बहुत अच्छा रिव्यू आता है जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कमेंट करके हमें बताते हैं, ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होता है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि परफॉर्मेंसेस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के लिए जारी किया गया है। लेकिन ये पूछा ही गया है कि कौन से मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने अब ये जो पीजीआई इंडेक्स है, पीजीआई इंडेक्स जो है 19-20 ये जारी किया है। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है? तो देखिएगा, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके द्वारा ये जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। आसान सी बात आप लोगों के सामने आई, आसान सी बात है। तो अब मैं आपको एक और भी बड़ा अच्छा प्रश्न बताने वाला हूं, जैसा कि मैं आपको हर दिन बताता हूं। चलिएगा बात कर लेते। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की हमने बात करी तो शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? रमेश पोखरियाल निशंक। और एक बात और, हमने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग किसके अंतर्गत है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब कि जितने भी आपके सामने मंत्रालय लिखे हैं ए ऑप्शन को छोड़ करके, ये सारे के सारे किस मंत्री के अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे मंत्रालय जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हैं। इस बात को आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। पहले प्रश्न से एक अच्छी जानकारी मिली, ऑप्शन से अच्छी जानकारियां मिली। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अगर मैं बात करूं शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तो जारी किया गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा, तो देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग के द्वारा ये जो पीजीआई इंडेक्स 2019-20 है ये जारी किया गया है। इसके द्वारा क्या होता है कि ये जो इंडेक्स है ये शिक्षा के संबंध में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। मतलब कि एक साल में, पिछले एक साल में देश की जो शिक्षा प्रगति, जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसने कितना डेवलप किया है, कितने % ऊपर बढ़ा है, इसी बात का मूल्यांकन ये करता है। इसके बाद में बात करेंगे कि इस अगर पीजीआई इंडेक्स 2019-20 की बात करें तो ये इस इंडेक्स का तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये इस इंडेक्स का तीसरा संस्करण। और तीसरे संस्करण की बात आप समझ लीजिएगा, अगर तीसरा है तो इससे पहले कब हुआ था? 18-19 में, और पहला कब हुआ था? 2017-18 में। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि इसका पहला इंडेक्स, पहली जो शुरुआत हुई थी 2017-18 के सत्र में करी गई थी, दूसरा 18-19 में और तीसरा 19-20 में हुआ है। आसान सी बातें हैं सारी की सारी। चलिए अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारियां मैं आपको और देने वाला हूं। क्या जानकारियां हैं कि ये मंत्रालय तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसमें शीर्ष रैंकिंग किसको मिली है। तो सबसे पहला नंबर जो मिला है वो मिला है पंजाब को। अगर स्कोर की बात करें तो 929 स्कोर रहा है पंजाब का। दूसरा स्थान मिला है चंडीगढ़ को, उसका स्कोर रहा है 912। तीसरा किसका स्थान रहा है? तमिलनाडु का 906। चौथा किसका रहा है? केरल का, कितना नंबर? 901। पांचवा किसका रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने अंक आए हैं, कितने स्कोर आए हैं? 901। अब आप जैसे पढ़ते पढ़ते एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पंजाब का भी जिक्र कर दिया, मैंने चंडीगढ़ का भी जिक्र कर दिया। तो देखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अलग अलग चीजों में उनकी रैंकिंग जारी करी गई है और उस रैंकिंग के अनुसार मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक।
जिनके बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन जो बात नहीं करी थी वो ये करी थी कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां से है। हरिद्वार। हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है, जहां से इनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। बात कर लेता हूं मैं आपसे राज्य मंत्री, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अलग हैं, राज्य मंत्री अलग होते हैं। तो राज्य मंत्री कौन है? धोत्रे संजय शामराव। कहां से है? अकोला से है। अकोला कहां? महाराष्ट्र में है। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी हमने पढ़ लिया है। ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब पहले प्रश्न के बाद में आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएन के ग्लोबल कंपैक्ट के सीईओ जल जनादेश में कौन सी कंपनी शामिल हुई है। अब जो यूनाइटेड नेशंस का है, जो संयुक्त राष्ट्र का जल जनादेश है, उसमें कौन सी कंपनी को शामिल किया गया है, कौन सी ऐसी कंपनी है इनमें से जिसे शामिल किया गया है। तो यहां से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। समझ में आई बात? अगर आई समझ में बात, तो बजाय इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन पढ़िएगा। देखो, ये तो आपको अतिरिक्त जानकारियां हैं, और अगर आप करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत कर सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप इसके साथ साथ में एजुकेशन और भी डेवलप करना चाहते हैं, और भी चीजें जोड़ना चाहते हैं, तो आपने ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं आपसे, स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 धीरू भाई अंबानी ने इसकी शुरुआत करी थी। और वर्तमान में अगर मैं इसके सीएमडी की बात करूं तो मुकेश अंबानी। सीएमडी दो बातों से मिलकर बना है, सी से चेयरमैन और एमडी से मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर मैं बात करूं इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। आइएगा, दूसरा है टाटा समूह। टाटा समूह की स्थापना 1868 में हुई थी, जिसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। बार बार रिपीट हुआ है, शायद ये 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। आइए बात करता हूं मैं टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 में हुई, जिसके एमडी और सीईओ की अगर मैं बात करूं आपसे तो राजेश गोपीनाथन जो हैं वे इसके सीएमडी है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ है, ठीक है। तो ये हमने अतिरिक्त जानकारियां पढ़ी है। अब आइएगा मेरे साथ इस प्रश्न की और जानकारियां। तो एनटीपीसी ने शुरू किया, ये शामिल कर लिया है। तो ये सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके हिस्से के रूप में जल सुरक्षा और दूसरी बात स्वच्छता, जल की सुरक्षा, जल को सुरक्षा प्रदान करना और उसे संरक्षित करने के लिए ही एक व्यापारिक नेताओं को जुटाने की पहल है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा सीईओ जल जनादेश क्या है? सीईओ जल जनादेश क्या है? तो इसके बारे में मैं आपसे बता देता हूं कि इसे व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों के विकास, नीति जो होती है उसका विकास करना, उसका कार्यान्वयन करना, उसको लागू करना, उसका प्रकटीकरण करना, इनके द्वारा ही कंपनियों की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है कि जो जल है उसको संरक्षित कैसे किया जाए, किस प्रकार से नए नियम बनाए जाए, उन नए नियमों को किस प्रकार से लागू किया जाए। तो ये सारी बातें इस सीईओ जल जनादेश के अंतर्गत आती है। अब एक बात और भी आपके समझ में आनी चाहिए भाई, नया प्रश्न तो ये हमने जो पढ़ा है एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी के बारे में तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन हमने पढ़ लिए। तो एनटीपीसी अब आपके सामने आता है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी हुई फुल फॉर्म। बात करते हैं सीएमडी, वही चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। बात करता हूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। और स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना करी गई थी। समझ में आई बात? चलिएगा, बड़ी अच्छी जानकारियां हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ है कि बीज मिनी किट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। अब एक ये नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है बीज मिनी किट। बीज मिनी किट कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो इसका होगा नरेंद्र सिंह तोमर, इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात। और अगर आपको समझ में आई है तो जो नहीं आई है वो ये देखिएगा कि यहां से हम एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा है उन सभी के मंत्री और मंत्रालय को तो पढ़ ही सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो चलिएगा। नितिन जयराम गडकरी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री हैं, साथ साथ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं, है ना। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर की बात करेंगे, बाद में चल के निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और दूसरी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी कौन है, निर्मला सीतारमण है। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं, कौन, अर्जुन मुंडा। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। इतनी सी बातें पढ़ने से करंट अफेयर आएगी नहीं। अब और बातें समझिएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इन्हीं के मंत्रालय के बारे में मैंने आपसे नहीं बताया था। तो वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया है। मिनी किट का मतलब क्या है, मिनी किट का मतलब है कि जो बीज है, जो सीड्स होते हैं, जो बीज है, उन सभी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में होती हैं, वो मिनी किट के अंतर्गत रखी जाती है, कही जाती है। मतलब कि जो बीज, जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं, जो पैदावार ज्यादा बढ़ाते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मिनी किट की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब ये जो योजना, ये जो कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का खर्चा कौन उठाएगा, इस कार्यक्रम का वित्त पोषण कौन करेगा। वित्त पोषण का मतलब है कि किस मंत्रालय के द्वारा या किस संस्था के द्वारा इस पर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो इसका वित्त पोषण किया जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा ही इसको वित्त पोषित किया जाएगा। अब एक बात और भी है कि इसका आयोजन जो है वो 15 जून इसी महीने, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि 15 जून तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। आसान सी बातें आपके समझ में आई, आसान बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले, क्योंकि जब फसल का सीड्स का नंबर आएगा तो नाफेड के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इसके बारे में समझ लीजिएगा एक बात। इसके बारे में मैं आपसे बता देता हूं कि नेफेड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में समझा, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष कौन है, विजेंद्र सिंह, और इसके साथ साथ में एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे तो कौन है, संजीव कुमार चड्ढा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए आगे देखिएगा। इसके साथ में, क्योंकि जिस मंत्रालय के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाएगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी मैंने आपसे बताया था, देखिएगा किसके द्वारा किया जाएगा, आयोजन इसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसी के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। केंद्रीय मंत्री कौन है, अरे भैया ये जो आपके आते हैं इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, जिसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, नरेंद्र सिंह तोमर। कहां से है, मुरैना से निर्वाचित है। मुरैना कहां, मध्य प्रदेश से। उसके बाद में राज्य मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं गुजरात से। उसके बाद एक और भी राज्य मंत्री हैं, कैलाश चौधरी, जो बाड़मेर राजस्थान से निर्वाचित हैं। ये सारी बातें, इतनी सारी बातें हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो आपने करंट अफेयर्स को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से सीख लेना है, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से सीख लेना है। एक मैं आपको चलते चलते एक बात और भी बताऊंगा कि अगर आप, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये बातें जरूरी है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, साथ साथ में दोस्तों को शेयर भी करें ये सारी बातें, ठीक है। आइएगा, बात कर लेता हूं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा, लेकिन आप लोग तब तक दोस्तों को शेयर करके जोड़ के रखिएगा ताकि हम ज्यादा संख्या में मिलकर के पढ़ें। आइए, चौथा प्रश्न है,
कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के सदस्य के रूप में, के सदस्य अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, केवल एक सदस्य के रूप में चुने गए हैं। लेकिन चुने कौन गए हैं, तो यहां से आप लोगों ने बताना है कि कौन चुने गए हैं। तो आप लोग देखिएगा वीरेंद्र नानावती, वीरेंद्र नानावती जो है वे इसके चुने गए हैं सदस्य के रूप में, वे चुने गए हैं नेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के सदस्य के रूप में। आइएगा अब हम पहले इनके बारे में बात करते हैं। सौरव गांगुली कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, देख लीजिएगा सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष। ज्ञानेंद्र निगोम्बम कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। हिमंता बिश्वा शर्मा कौन है, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया भी था कि ये जो है ये असम के चीफ मिनिस्टर भी है, असम के मुख्यमंत्री भी हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा। ये बातें भी जाननी जरूरी है। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न में बताया गया कि वीरेंद्र नानावती को सदस्य के रूप में चुना गया। अगर मैं बात करूं वीरेंद्र नानावती कौन है, तो वे भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ साथ में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, कार्यकारी निदेशक है। समझ में आई। आइएगा वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय भी हैं, मतलब कि जो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो का सदस्य चुना गया है, पहला व्यक्ति जो भारत से चुना गया है वो कौन है, वे हैं वीरेंद्र नानावती। और उनकी नियुक्ति आगामी 4 वर्ष के लिए करी गई है, यानी कि 2021 से 25 तक उनकी नियुक्ति करी गई है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिएगा एक बात और कि उनके साथ अमेरिका के ब्रेंट नोविंकी जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं ना अमेरिका के हैं, जो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। और उनके साथ में दक्षिण अफ्रीका के सेम रामसामी जो है वो इसी के पहले उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे, पहले उपाध्यक्ष भी इसके नियुक्त किए गए थे। तो ये तो देखो एक प्रश्न से आपके सामने 3-4 नियुक्तियां बताई गई है। अब आगे अगर मैं आपके सामने चलूंगा तो मैं आपसे फियना के बारे में बताऊंगा, यानी कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के बारे में बताता हूं। देख लीजिएगा हेडक्वार्टर कहां है, लुसाने कहां है, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी, 19 जुलाई 1908 में। और अध्यक्ष की बात करूं तो हुसैन अल मुसल्लम जो हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। अब आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे क्या आता है, तो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो 5 है आपकी स्क्रीन पे वो है कि त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने। त्रिपुरा जो है इसके नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि इसके नए मुख्य सचिव कौन बने। तो देख लीजिएगा यहां से अगर आपका राइट आंसर होगा तो वो होगा आलोक कुमार, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, वो इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन मैं आपसे बता देता हूं ये 3 भी तो कोई ना कोई पद पर है, ये 3 भी तो मुख्य सचिव है। कहां के हैं बात करते हैं हम। चलिएगा मैं बात करूं विजयवर्धन की, तो हरियाणा के मुख्य सचिव है। राजेंद्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश के, अनिल मुकीम गुजरात के मुख्य सचिव के पद पर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूं कि अगर मैं बात करूं आलोक कुमार की, तो 1990 बैच के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में किस पद पर थे, अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। और एक बात और देख लीजिएगा उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है मनोज कुमार का। और एक बात और समझिएगा मनोज कुमार जो है वे रिटायर नहीं हुए हैं। पहली बात क्योंकि दूसरे व्यक्ति की उनके स्थान पर 2 प्रकार से नियुक्ति करी जाती है। कैसे, एक तो जब आदमी रिटायर हो जाता है तब उसकी नियुक्ति करी जाती है। दूसरी नियुक्ति कब करी जाती है कि जब वो व्यक्ति पदोन्नत कर दिया जाता है। तो जो मनोज कुमार हैं वे पदोन्नत करके अब जो त्रिपुरा भवन नई दिल्ली है, जो कि नई दिल्ली में जो कि दिल्ली में सभी राज्यों के भवन बने हुए हैं, उस त्रिपुरा भवन नई दिल्ली के विशेष मुख्य निवासी आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ये बात भी आपको समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। 2-3 बातें बताता हूं। राजधानी कहां है, अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव देव कुमार देव। उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव शर्मा और राज्यपाल रमेश बैस। ये प्रश्न भी आपके त्रिपुरा से आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न भी आपके कहां से आ सकते हैं, त्रिपुरा से आ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है।
अब इतनी बातें बताते ही हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं। 5 प्रश्न के बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। जल्दी से पढ़िएगा 5वां प्रश्न। अब आपकी स्क्रीन पे आता है 5वां प्रश्न, देख लीजिएगा कि भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है जो कि जिनको मुख्य रूप से रोमियो हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अब ये जो रोमियो हेलीकॉप्टर सौंपने की घोषणा जो है ये कौन से देश के द्वारा करी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप जल्दी से कमेंट करके उनको बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए हर दिन 10 प्रश्नों को तैयार करता हूं तो एक प्रश्न तो आप लोग अपने लिए स्वयं तैयार करें और उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जिसके बाद बढ़ता हूं आगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता कौन बने हैं? सर्जियो पेरेज। बहुत अच्छा जवाब दिया था, सर्जियो पेरेज। और इसमें लुइस हैमिल्टन जिन्होंने सबसे ज्यादा रेस जीती है, साथ साथ में मैक्स वर्स्टेपन ये भी शामिल थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। छठा प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपने गौर से सुनना है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, जो कि ECOSOC कहे जाते हैं, इसके सदस्य के रूप में कौन से देश को चुना गया? कौन सा देश ऐसा है जिसको अब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में चुना गया? तो अब चुना गया भारत देश, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडिया, भारत। मैं बात कर लेता हूं, देखिएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। तो ये तो हमने तीनों के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया। इतनी बातें समझ में आई तो देखिएगा अब यहां से प्रश्न शुरू होता है कि भारत को चुना गया है, भारत को चुना गया है कितने दिन के लिए? 3 वर्षों के लिए, यानी कि भारत जो है 2022 में, 2023 में, 2024 में, इन 3 वर्षों तक भारत इसका सदस्य बना रहेगा। लेकिन केवल भारत की नियुक्ति नहीं हुई है, केवल भारत को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि भारत के साथ साथ में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान, इन तीनों के साथ में एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 54 सदस्य समिति में चुना गया, यानी कि इसमें कुल 54 सदस्य है जिनमें भारत को भी अब स्थान दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए यहां से थी। जिसके बाद में अगला प्रश्न इसी प्रश्न की जानकारी चल रही है अभी। जैसे मैंने कहा ECOSOC मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इसकी है फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 में करी गई थी। और मुख्यालय, इसके अध्यक्ष कौन है? ओह जून जो है वो इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय बात करो तो न्यूयॉर्क और जिनेवा दोनों स्थान पर है। बात करता हूं संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ये यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है। और 6 अंग कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले है महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो कि ये लिखी हुई है, चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद, छठा है सचिवालय। तो ये 6 मुख्य अंग है किसके? यूनाइटेड नेशंस के, किसके? संयुक्त राष्ट्र के। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। कितने देशों के साथ में हुई थी? 50 देशों के साथ में। अब कितने हैं? 193 देश है। तो ये सारी बातें मैं आपको हर दिन बताता हूं, आपने समझना है। अब आपके सामने स्क्रीन पे आता है 7वां प्रश्न कि भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? या भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं? तो यहां से आपने बात समझनी है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अभी बने हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जो है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी आंसर एकदम सटीक होगा, बी आंसर एकदम सही होगा। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे, क्योंकि ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, जो बचे नाम है कौन कौन है इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति करी गई है। अगर उनकी बात करी जाए तो वे उत्तर प्रदेश कैडर के, यूपी कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। फरवरी 2024 में वो रिटायर होंगे इस पद से,
इस पद से। हालांकि वो आईएएस से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो चुनाव आयुक्त बने हैं उस पद से 2024 में वो रिटायर होंगे। उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो सुनील अरोड़ा। देख लीजिएगा, पहले आपके सामने लिखा होगा सुनील अरोड़ा, तो सुनील अरोड़ा के बारे में समझ में आया कि सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। और सुनील अरोड़ा जो है वे 12 अप्रैल को ही रिटायर हो गए थे। ठीक है, अब और भी जानकारियां हैं कि चुनाव आयोग के बारे में बात करता हूं तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग के, ये जो आपका चुनाव आयोग है जिसकी स्थापना 1950 में करी गई थी, इसके पहले कार्यकारी कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर बने रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, सुशील चंद्रा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपको इस प्रश्न से बताते रहता हूं, जो मैं आपको हर दिन आपको एक्स्ट्रा जानकारियां जो है वो देते रहता हूं। अब इतनी सी बातें समझ में आई, तो प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020। देख लीजिएगा, पहला मैं आपसे बता देता हूं प्रश्न पे चर्चा करने से पहले, कल मैंने आपसे चर्चा करी थी इसी की कि उस, आज मैं आपको वुमेन्स बता रहा हूं, महिलाओं की बात कर रहा हूं। कल मैंने आपसे बात करी थी पुरुषों की बात करी थी, और पुरुषों की बात करी थी तो मैंने कहा था कि जो आपके सुशांत सिंह राजपूत है वो पुरुषों की श्रेणी में पहले नंबर पर आए हैं। लेकिन आज जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि पहले स्थान पर वुमेन्स की लिस्ट है तो इसमें तो मैन आएगा ही नहीं, वुमेन की लिस्ट में तो बताइएगा पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर लिखा है रिया चक्रवर्ती, जो इस श्रेणी में पहले नंबर पे आई। रिया चक्रवर्ती कौन है, रिया चक्रवर्ती वही महिला है जो कि पिछले 1 साल से विवादों में घिरी हुई है। क्यों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो था उनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, जो कि पिछले वर्ष फांसी लगा करके उनकी हत्या हुई, या उनकी मिस्ट्री जो चल रही है हत्या की, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए ये सबसे ज्यादा विवादों में रही। दूसरी कौन है, एडलाइन कैस्टेलिनो। तीसरी कौन है, दिशा पटानी। चौथे नंबर पर कौन रही, कियारा आडवाणी। 5वें नंबर पर रही दीपिका पादुकोण। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब देख लीजिएगा, ये है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और मृत्यु के सिलसिले में वो बहुत ही चर्चा में रही थी। बात करता हूं दूसरे स्थान पर कौन है, एडलाइन कैस्टेलिनो। एडलाइन कैस्टेलिनो के बारे में देख लीजिएगा, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2020 की, उसमें वो चौथे नंबर पर आई थी। चौथे नंबर पर मतलब कि तीसरी रनर अप रही थी, मतलब चौथे नंबर पर आई ना भाई। बात करते हैं तीसरे स्थान पर कौन रही, दिशा पटानी। चौथे स्थान पर कौन रही, कियारा आडवाणी। 5वें स्थान पर कौन रही, दीपिका पादुकोण। और इस सूची में 40 वर्ष से कम के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में चुना जाता है। और अगर पुरुषों की बात करूं मैं आपसे, तो पुरुषों के स्थान पर पहले स्थान पर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो कौन सा ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने कोविड-19 के कारण जो मौत हुई है, जो लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण, उनके मुआवजे के लिए कितने करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो यहां से बताइएगा कौन सी ऐसी सरकार है, बिहार सरकार जो है, इसने ये कहा है कि भाई जितने भी आपके कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है उनके लिए 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। भाई उन मृत्यु को रिकवर या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपके बिहार का मैप है। बात करता हूं कि प्रत्येक मृत्यु पर कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण उन सबको दिया जाएगा। बाद में बात कर लेता हूं 4 और भी बिहार की यहां पर सरकारी योजनाएं हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले बिहार कुशल युवा प्रोग्राम, दूसरी है बिहार किसान ऑनलाइन पंजीकरण, तीसरी है बिहार मुख्यमंत्री स्वयं भत्ता योजना, जो कि इसे हम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसके लिए है। अगली है बिहार किसान सम्मान निधि योजना, के किसानों को कुछ सम्मान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है आखिरी प्रश्न, देख लीजिएगा। आज का आखिरी प्रश्न जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आता है। अब आपकी स्क्रीन जो है उस पर आज का आखिरी प्रश्न आता है। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि 8वें वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? कौन सा ऐसा देश है जिसने कि 8वें वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करी है? तो यहां से आपका जो प्रश्न रहेगा
वो रहेगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? जर्मनी। अब इसके आयोजन की अगर मैं बात करूं आपसे तो 31 मई से 3 जून तक, 31 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जर्मनी में। और ये संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उन पर मुख्य फोकस के आधार पर, मुख्य फोकस के रूप में इसको आयोजित किया गया। और ये जो है आपका सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है ये प्रति त्रिवार्षिक है। त्रिवार्षिक मतलब कि प्रत्येक तीसरे वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो आसान आसान बातें थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप लोगों के साथ इसी प्रकार से आज बड़ा आनंद आया। आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर आपको भी वास्तव में आनंद मिलता है तो आप लोग करंट अफेयर को चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करें। उसके साथ साथ में आप लोगों पे मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आपसे मिलता हूं। आज भी आपकी दोपहर में क्लास होगी मैथमेटिक्स की, वो भी अटेंड करें। उसके बाद मैं आपसे कल मिलता ही हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।